गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। तो हम कल आपको बता दिए थे प्रतिरक्षी या फिर एंटी बॉडीज क्या होती है, इसी को प्रतिरक्षी भी बोला जाता है, ठीक है ना। और आज हम लोग जानेंगे एंटी बॉडी अणुसंरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज कल हम बताए थे किसी प्रतिजन यानी कि बाह्य पदार्थ की अनुक्रिया में शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा निर्मित प्रोटीन प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहलाती है। कोई भी बाह्य पदार्थ है उसको अनुक्रिया करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा एक प्रोटीन कार्य करता है उसको नष्ट करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, एंटीबॉडीज कहलाता है। अब बात आती है एंटीबॉडी संरचना। तो प्रत्येक एंटीबॉडी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, 2 भारी और 2 हल्की, और यह वाई के आकार की होती है जिसमें 2 भुजा भी होती है। इसमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक एंटी, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एंटीबॉडीज अपटा रहेगा ना। प्रत्येक एंटीबॉडीज अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक एंटीबॉडीज अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, 2 भारी और 2 हल्की श्रृंखलाओं से। इसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हल्की और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भारी होती है। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसी होती है, हल्की होती है, और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, भारी होती है। और यह वाई के आकार की होती है जिसमें 2 भुजाएं होती हैं, और यह वाई के आकार की होती है जिसमें 2 भुजा पाई जाती है, जिसमें हमारा क्या होता है, 2 भुजाएं पाई जाती हैं। और एंटीबॉडीज को गामा ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, यानी लिख सकते हैं एंटीबॉडीज को गामा ग्लोब्यूलिन कहते हैं, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे यहाँ पे, वो लिखे हम लोग प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को फैब खंड कहते हैं। प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को फैब खंड कहते हैं, ठीक है ना, फैब खंड कहते हैं। और इस भाग पर प्रतिजन जुड़ सकते हैं, और इसी
भाग पर प्रतिजन, यानी कि जो हमारे प्रतिजन रहते हैं वो प्रतिजन जुड़ सकते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं? जुड़ सकते हैं। और प्रतिरक्षी का आधार भाग पाद या फैक खंड कहलाता है तथा प्रतिरक्षी का आधार पाद आधार भाग पाद या फैक खंड कहलाता है। फैक खंड कहलाता है। और इस खंड की सहायता से प्रतिरक्षी विशिष्ट कोशिकाओं के ग्राही से जुड़ सकते हैं। और इस खंड की सहायता से प्रतिरक्षी विशिष्ट कोशिकाओं के ग्राही से जुड़ते हैं। कि ग्राही से क्या करते हैं? हमारा जुड़ते हैं। ठीक ना। अब एक शब्द आता है कंपा और लैम्डा। थोड़ी सी जुकाम हुई है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, आपको नॉइज देखने मिल रही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो एक आती है कप्पा और एक आता है लैम्डा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरक्षी में प्रायः दो प्रकार की हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। दो प्रकार की हल्की श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें कप्पा तथा लैम्डा कहते हैं। जो दो हल्की श्रृंखलाएं होती हैं तो एक श्रृंखला को तो कप्पा नाम दे दिया जाता है और दूसरी श्रृंखला को क्या बोल दिया जाता है? कप्पा बोल दिया जाता है। लैम्डा और कप्पा बोल दिया जाता है। और प्रतिरक्षी में पाए जाने वाली श्रृंखलाएं प्रमुख 5 प्रकार की होती हैं। ठीक ना। क्या लिखेंगे? इसके आगे आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला पेज यूज करते हैं कि प्रतिरक्षी में क्या लिखेंगे? प्रतिरक्षी में पाई जाने वाली श्रृंखलाएं भी लिख लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। श्रृंखलाएं प्रमुख 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। अब वो 5 कौन कौन से प्रकार होती हैं? गामा हो गई। गामा को इसे दिखाते हैं, ये गामा हो गया। और क्या हो गया? म्यू हो गया। और क्या हो गया? अल्फा हो गया और डेल्टा हो गया। ये हमारा क्या है? डेल्टा है। और एप्साइन हमारा ये हो गया। तो ये हमारी प्रमुख 5 प्रकार की देखा जाए तो प्रतिरक्षी में पाए जाने वाली जो श्रृंखलाएं होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। और इन्हीं श्रृंखलाओं के आधार पर देखें तो जंतुओं में जो प्रतिरक्षी होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना। और इन्हीं जो श्रृंखलाएं हैं, इन्हीं श्रृंखलाओं के आधार पर जंतुओं में प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन्हीं
इन्हीं श्रृंखलाओं पर जंतुओं में निम्नलिखित 5 प्रकार की प्रतिरक्षी होती हैं। 5 प्रकार क्या होती है हमारी? प्रतिरक्षी होती हैं, जिन्हें IgD और IgM और IgG और IgA और तथा IgE कहते हैं। IgE भी कहते हैं, जिसमें से अगर IgG देखें तो प्रतिरक्षी सर्वाधिक प्रतिरक्षी होती है, जिसमें से IgG प्रतिरक्षी सर्वाधिक प्रतिरक्षी होती है, जो माता के दूध में उपस्थित होता है। और यही IgG जो होता है यह हमारी माता की अपरा से भ्रूण में जाता है, और यह प्रतिरक्षी माता के अपरा से भ्रूण में जाता है। ठीक है ना? जो कि इसीलिए कहते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को मम्मी का ही दूध पिलाना चाहिए, इसीलिए पिलाया जाता है। ठीक है ना? और हम अब इसके हर एक डिटेल के बारे में जानेंगे कि IgG क्या होता है, IgN क्या होता है और IgA क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। हर एक पॉइंट जितने भी यहाँ बताए हैं, हर एक यहाँ पे चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल टेंशन भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला आपका हेडिंग डालेंगे हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, यानी कि IgG। पहला क्या डालेंगे? इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, यानी कि IgG। पहला हेडिंग डालेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह संपूर्ण प्रतिरक्षा का लगभग 75% भाग बनता है ना? और यह विषैले पदार्थ जीवाणु, विषाणु इत्यादि के विरुद्ध प्रभावी होता है। यह जीवाणु विषाणु के विरुद्ध क्या होता है? हमारा प्रभावी होता है। दूसरा लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, यानी कि IgM। ठीक है? यह सबसे कम संख्या में पाए जाने वाला होता है एवं बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन होता है। यह कम संख्या में पाए जाते हैं। यह कम संख्या में पाए जाते हैं
एवं बड़े आकार वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है जो आईजीजी के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो आईजीजी के उत्पादन को बढ़ावा देता है और यह प्रभावशाली इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है और यह प्रभावी इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा आता है। तीसरा आपका क्या आएगा? तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आपका आएगा हमारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, यानी कि IgA। तो शरीर में स्रावित होने वाले पदार्थ जैसे कि श्लेष्मा और माँ के दूध में उपस्थित होता है। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे यह शरीर से स्रावित होने वाले पदार्थ जैसे श्लेष्मा और माँ का दूध में उपस्थित होता है। इसे स्रावित इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। इसे स्रावित इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। ठीक ना? जो कि श्वसन क्रिया एवं भोजन अंतःग्रहण के साथ लिए गए रोगजनक के विरुद्ध या प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करता है। रोगजनक के विरुद्ध कार्य करता है। ओके, अब इसके बाद दो और हमारे आ जाते हैं। वो कौन कौन से आ जाते हैं? चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे? अब हमारा आएगा चौथा आएगा आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी, यानी कि IgD। ये हमारा क्या होता है? तो IgD लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है और यह विषैले पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी होता है। क्या लिखेंगे? कि IgD लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है और यह विषैले पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी होता है। जो विषैले पदार्थ होते हैं उनके विरुद्ध हमारा IgD इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या करता है? प्रभावी होता है। पांचवा और लास्ट आता है हमारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन
यानी कि IgE। तो यह एलर्जिक प्रक्रिया हेतु उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, यह इम्यूनोग्लोबुलिन एलर्जिक प्रक्रिया हेतु उत्तरदायी होता है। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट में नोट कर लीजिए। ये आपके लिए इस वीडियो का इतना है। अगले वीडियो में इसकी आगे की ओर पढ़ेंगे। ये क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 NCERT हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।